नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 7th सब्जेक्ट है सिविक्स, जो कि ये क्लास 7 का लास्ट टॉपिक है। 9 अध्याय 9 है और टॉपिक है समानता के लिए संघर्ष, मतलब बराबरी के लिए संघर्ष करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। और ये 7th का सिविक्स का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद 6 का कंप्लीट हो चुका है टोटल और 8 का भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग को 6, 7 का देखना है फिलहाल तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी सारा वीडियो है, उसको भी देख सकते हैं। अब कल से क्लास 8 का स्टार्ट होगा। चलिए इसको आज हम लोग अच्छे से अंडरलाइन करेंगे और इम्पोर्टेंट लाइन को नोट करते हुए और लास्ट में टॉपिक जो होगा इसका क्वेश्चन आंसर, उसको भी कंप्लीट करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए, ये टॉपिक है समानता के लिए संघर्ष। इस पुस्तक में अभी तक आपने कांता अंसारी दंपति, मेलानी और स्वप्ना जैसे लोगों के बारे में पढ़ा। ठीक है, 1 में पढ़े थे, 2 में पढ़े थे। स्वप्ना के बारे में तो कल ही पढ़े थे क्लास 8 में। इन सब की कहानियां में जो बात समान है वह यह है कि उनके साथ असमानता का व्यवहार किया गया है, मतलब दृष्ट भावना से देखने का व्यवहार किया गया। लोग क्या कर सकते हैं, इतिहास में इस बात के अनेक उदाहरण हैं। जहां लोग असमानताओं के विरुद्ध और न्याय के लिए संघर्ष करने के लिए एक साथ आ खड़े हुए। क्या अध्याय 1 की रोजा पार्क्स की कहानी आपको याद है? क्या अध्याय 5 में स्त्री आंदोलन पर पड़े चित्र के लेख आपको ध्यान है? इस अध्याय में आप कुछ ऐसी कोशिश के बारे में पढ़ेंगे जिनके द्वारा लोगों ने असमानता के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ी। भारत का संविधान हर भारतीय नागरिक का समान दृष्टि से देखता है। भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सभी लोगों के लिए बराबर देखने के लिए कहता है। आप पुस्तक के पहले हिस्से पर पढ़ ही चुके हैं कि राज्य और उसके कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म तथा उनके अमीरी या गरीब होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। देश के हर वयस्क नागरिक को चुनाव के दौरान समान रूप से मतदान करने का अधिकार है। मताधिकार की ताकत के जरिए ही जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती या बदलती है। मताधिकार से हमारे भीतर समानता का भाव विकसित होता है, क्योंकि हमारे भी वोट की कीमत उतनी है जितनी किसी भी और व्यक्ति के वोट की है। लेकिन यह भाव अधिकतर लोगों के जीवन को नहीं छू पाता है। आपने पहले ही अध्यायों में पढ़ा है कि कैसे स्वास्थ्य सेवा में निजीकरण बढ़ रहा है और सरकारी अस्पतालों की लापरवाही वाले रवैयों ने कांता, हाकिम शेख और अमन जैसे अत्यंत गरीब लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को कठिन बना दिया। ये वे लोग हैं जो महंगी निजी स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ नहीं उठा सकते हैं। इसी तरह देखें, एक बूढ़ी औरत जो घर के अच्छा अचार बनाती है, बड़ी कंपनियों को लंबे चौड़े विज्ञापन खर्च और अनेक संसाधनों के सामने कमज़ोर हो जाती है। जबकि वो क्वालिटी और सब कुछ अच्छा बनाती है, लेकिन उसके पास विज्ञापन के लिए खर्च नहीं है। ठीक है, इस वजह से वो कमज़ोर पड़ जाती है, उनसे पिछड़ जाती है। मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां खराब भी प्रोडक्ट बनाती है तो वो क्या करती है, अपने विज्ञापन, अपने प्रचार प्रसार हर जगह पे, टीवी, पेपर, न्यूज़, सब जगह पे वो अपना विज्ञापन में दिखा देते हैं, चाहे खराब प्रोडक्ट क्यों नहीं हो। लेकिन एक बूढ़ी औरत जो कि अच्छा चीज़ बनाती थी, क्वालिटी, लेकिन वो उसके पास उतना पैसा नहीं था कि वो विज्ञापन पे खर्च करे,
उसके कारण उसका प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाता है और उसके सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं बड़े बड़े कंपनियों के सामने। स्वप्ना के पास भी पर्याप्त संसाधन की कमी है और इसलिए उसे अपनी रुई का फसल उगाने के लिए साहूकार से उधार लेना पड़ता है, ताकि फिर उधार लेने के कारण क्या होता है कि जो भी रुई हुआ उन्हीं के पास फिर सेल करना होता है, दूसरे के पास नहीं बेच सकते क्योंकि हमको कर्ज वही साहूकार ने दिया है ना, इस वजह से। यही कारण है कि उसे मजबूरी में अपनी अच्छी फसल को कम कीमत पर में बेचना पड़ता है। देश भर में नीलानी की तरह से घरेलू काम करने वाली लाखों महिलाएं हैं जो लगातार मेहनत से दूसरे के घरों का काम करती है, इसके बाद भी वे अपमानित होने को विवश है, क्योंकि वे संसाधनों के अभाव में स्वयं का कोई काम नहीं कर पाती है। गरीबी और संसाधनों का अभाव आज भी भारतीय समाज में विषमता और समानता के सबसे बड़ी कारणों में से एक है। दूसरी ओर अंसारी दंपति को संसाधनों के न होने या कम होने के कारण असमानता नहीं झेलनी पड़ी। वास्तव में जबकि उनके पास किराया देने के लिए पर्याप्त पैसे थे, तब भी वे एक मकान पाने के लिए महीने भर भटकते रहे। लोगों उनके धर्म के कारण उन्हें मकान देने से हिचकते रहे। ठीक इसी प्रकार स्कूल के अध्यापकों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि से स्कूल का मैदान महज इसलिए साफ करवाया क्योंकि वे दलित थे। आपने इसी पुस्तक में पढ़ा है कि ये सब तो कहानी सब इसी में दिया हुआ था। यहाँ क्या है इसको भी देखते हुए चलेंगे। मताधिकार की ताकत से आप क्या समझते हैं, इस पर आपस में विचार कीजिए। मताधिकार में हम सरकार जो है जनप्रतिनिधि उसको हटा सकते हैं, चुन सकते हैं। सतत विकास लक्ष्य 1 गरीबी का अंत करना। महिलाओं के द्वारा किए गए काम अक्सर ही पुरुषों के कामों की तुलना में तुच्छ माना जाते हैं। तुच्छ मतलब कुछ के बराबर नहीं माना जाता, एकदम शून्य माना जाता है कि घर की औरत घर का जो काम करते हैं वो कोई काम का नहीं रहता, लेकिन वो भी काम इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो कि मान्यता देना चाहिए उसको भी। इन सभी के साथ किए जाने वाले भेदभाव का प्राथमिक कारण रहता है। प्राथमिक कारण यह था कि वे किसी खास सामाजिक या संस्कृति पृष्ठभूमि के थे, या वे महिलाएं थी। धर्म, जाति और लिंग वे कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके आधार पर आज भी भारत में लोगों से असमानता का व्यवहार किया जाता है। गरीबी, मानवीय गरिमा का अभाव और कुछ विशेष समुदाय के प्रति अपमान जैसे कारक अक्सर ऐसे मिले जुले ढंग से सामने आते हैं कि यह तय करना कठिन हो जाता है कि यह कहाँ एक तरह की असमानता खत्म होती है और कहाँ दूसरी असमानता शुरू हो जाती है। आपने पढ़ा है कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम लड़कियों में पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वाले की संख्या बहुत अधिक है। यह स्थिति गरीब, सामाजिक और समानता और इन समुदाय के लिए अच्छी स्कूल सुविधा के अभाव जैसे कई मिले जुले कारण पैदा हुई है। भारत में यह एक वास्तविकता है कि जो गरीब, सामान्य, दलित, आदिवासी, मुस्लिम समुदाय के हैं और इनमें से विशेष महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि हमारी जनसंख्या 48.5% महिलाएं, 12.2% मुसलमान और 16.6% दलित और 8.6% आदिवासी। टोटल इतना है, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार।
चलिए समानता के लिए संघर्ष के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। समानता के लिए संघर्ष दुनिया भर के तमाम समुदायों, गांव और शहरों में आप देखते होंगे कि कुछ लोग समानता के लिए किए गए संघर्षों के कारण सम्मान से पहचाने जाते हैं। ये वे लोग हैं जो अपने साथ या अपने सामने किए जा रहे किसी भेदभाव के विरुद्ध उठ खड़े हुए। हम इनका सम्मान इसलिए भी करते हैं कि इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मानवीय गरिमा के साथ स्वीकार किया और सदैव इसे धर्म और समुदाय के ऊपर माना। इन्हें लोग बहुत विश्वास के साथ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भी बुलाते हैं। अक्सर समानता के किसी विशेष मुद्दों को लेकर संघर्ष करने वाले व्यक्ति समाज में एक महत्वपूर्ण पहचान बना लेते हैं, क्योंकि समानता की लड़ाई में बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हो जाते हैं। भारत में ऐसे अनेक संघर्ष याद किए जा सकते हैं जहां पर लोग ऐसे मुद्दों के लिए लड़ने को आगे आए जो उन्हें महत्वपूर्ण लगते थे। अध्याय 5 में आपने पढ़ा है कि कैसे और किन तरीकों से समानता के लिए महिलाओं का आंदोलन खड़ा हुआ। मध्य प्रदेश का तावा मत्स्य संघ ऐसा ही दूसरा उदाहरण है जहां लोग अपने अधिकार के लिए साथ खड़े हुए। ऐसी तमाम संघर्ष गाथाएं हमारे पास, जिनमें बड़ी मजदूरों, मछुआरों, खेतीहर मजदूरों, झुग्गी वासियों के समूहों ने अपनी तरह से न्याय के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। ऐसे तमाम पहले और देख लेते हैं इधर क्या क्या है। हाँ, ये विकास लक्ष्य का 10वां है, असमानता को कम करना। ठीक है, सतत विकास का लक्ष्य नंबर 10 है क्या, असमानता को कम करना। क्या आप अपने परिवार, समुदाय, गांव या शहर में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं जिनका आप इसलिए सम्मान करते हैं क्योंकि उन्होंने न्याय और समानता के लिए लड़ाई लड़ी है? नहीं, सभी को इक्वल भाव में देखना चाहिए। क्या कह रहा, ऐसे तमाम प्रयास भी हमारे सामने हैं जहां लोगों ने मिलजुल कर संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए सरकारी संगठन खड़े किए। चलिए, तावा मत्स्य संघ ये क्या है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि तावा मत्स्य संघ का क्या कार्य था, ये क्या करते थे, नहीं करते थे। इसके लिए भी सीटेट में प्रश्न पूछा जाता है अदरवाइज, और ये बीपीएससी टीचर वाला में भी पूछा जाता है कि तावा मत्स्य संघ का कार्य क्या है, कौन है। इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी लेते हैं। जब जंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है और बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है तो हजारों लोग विस्थापित होते हैं। पूरे गांव के लोग को अपनी जड़ों को छोड़कर कहीं और नए घर बनवाने और नई जिंदगी आरंभ करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इन विस्थापितों में से अधिकांश लोग गरीब होते हैं। शहरी क्षेत्र में भी वह बस्तियों जहां गरीब रहते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। इनमें से कुछ शहर के बाहरी इलाकों में दोबारा बसाया जाता है। इन सारी कवायद में न सिर्फ हटाए गए लोगों के काम धंधों को प्रभावित होते हैं, बल्कि शहर में स्थित स्कूलों से दूर हो जाने की वजह से इन बस्तियों के बच्चे पढ़ाई भी अक्सर गंभीर रूप से प्रभावित होती है। लोगों और समुदायों का विस्थापन हमारे देश में एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका है। ऐसे में कई बार लोग संगठित होकर इसके विरुद्ध लड़ाई के लिए सामने आते हैं। देश में ऐसे बहुत सी तावा नदी का जलाशय, ये क्या है, तावा नदी का जलाशय है। कौन सा ये नदी है, तावा नदी है, तावा नदी का जलाशय है। और क्या था इधर, देश में ऐसे बहुत से
देश में ऐसे बहुत से संगठन हैं जो विस्थापितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस अध्याय में हम तावा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ेंगे, जो मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है और सतपुड़ा के जंगलों में विस्थापित लोगों को अधिकार के लिए लड़ रहा है। देखिए यहीं पे इसका आंसर आ गया कि तावा मत्स्य संघ क्या है। तो ये क्या होता है कि मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है और सतपुड़ा के जंगल में विस्थापित लोगों के लिए अधिकार के लिए लड़ रहा है। तावा संघ समझ में आ गया क्या है। चलिए, छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तावा नदी होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल होती हुई आती है। तावा पर एक बांध का निर्माण 1958 में आरंभ हुआ और 1978 में पूरा हुआ। जंगल के बड़े हिस्से के साथ ही बहुत सी कृषि भूमि भी बांध में डूब गई, जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे। इनमें से कुछ विस्थापितों ने बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ किया। यह सब करके भी वह बहुत थोड़ा सा कमा पाते थे। 1994 में सरकार ने तावा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया, मतलब प्राइवेट लोगों को दे दिया कि यही आदमी इसमें मछली मतलब पकड़ेंगे। ठीक है। इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्रों से सस्ते श्रमिकों को ले आया। ठीक है। अब थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, ये क्या है। नदी पर बांध ऐसी जगह पर बनाया जाता है जहां बहुत मात्रा में पानी इकट्ठा किया जा सके। ऐसा करने से एक जलाशय बन जाता है और जैसे जैसे उसमें पानी भरता है, जमीन का एक बड़ा क्षेत्र उसमें डूब जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नदी पर बनाए गए बांध की दीवार ऊंची होती है और उससे रुका हुआ पानी एक बड़े इलाके में फैला जाता है। यह फोटो उत्तराखंड में टिहरी बांध के बनने से डूब में आए इलाके की है। मतलब एक प्रश्न यहाँ पे ये भी बनता है कि टिहरी बांध कहाँ पे है, तो टिहरी बांध उत्तराखंड में है। ठीक है। इस बांध के कारण पुराना टिहरी शहर और 100 गांव, जिनमें से कुछ पूरी तरह और कुछ आंशिक रूप से पानी के नीचे समा गए। लगभग 1 लाख लोग विस्थापित हो गए। चलिए थोड़ा सा ये देख लेते हैं जो गांव डूबने के कगार पे है। टिहरी बांध जो उत्तराखंड में है, यूके उत्तराखंड में। ठीक है। ठेकेदारों ने गुंडे बुलवाकर गांव वालों को धमकियां देना भी आरंभ कर दिया, क्योंकि लोग वहां से हटने को तैयार ही नहीं थे। गांव वाले ने एकजुट होकर तय किया कि अपने अधिकार की रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बनाकर सामने खड़े होने का वक्त आ गया है। इसलिए इस तरह तावा मत्स्य संघ नाम के संगठन को बनाया गया। कैसा संगठन बनाया गया? तावा मत्स्य संघ। नवगठित तावा मत्स्य संघ टीएमसी का फुल फॉर्म क्या हो गया? तावा मत्स्य संघ ने सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए। यह मांग करते हुए चक्का जाम शुरू किया गया। उनमें प्रतिरोध को देखकर सरकार ने पूरे मामले को समीक्षा के लिए एक समिति गठित की। समिति ने गांव वाले के जीवन यापन के लिए उन्हें को मछली पकड़ने का अधिकार देने की घोषणा किए होंगे। चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है पहले। तावा मत्स्य संघ के संघर्ष का मुद्दा क्या था कि वही मछली उसको पोखर में पकड़ने नहीं दिया जा रहा था और गांव एक जगह से दूसरे जगह उसको हटाया जाता था। ठीक है।
उस पर प्रतिबंधित लगा दिया था कि तावा मत्स्य संघ के लोग मत्स्य मछली पकड़ नहीं सकते हैं। गांव वाले ने यह संगठन बनाने की जरूरत क्यों महसूस की? क्योंकि उसको जब गांव वाले एकता नहीं दिखाते, संगठन नहीं बनते, तो वो लोग को फिर यहाँ से भगा दिया जाता और उसको भी इस जैसे कि मछली पकड़ने से लिए वो तावा डैम में पानी में मना कर दिया, तो उस तरह सब वो बिखर जाते। क्या आप सोचते हैं कि तावा मत्स्य संघ की सफलता का कारण क्या था? ग्रामीणों की बड़ी संख्या में भागीदारी। इन संबंध में 2 पंक्तियां लिखिए। कह रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं कि तावा मत्स्य संघ की सफलता का कारण? सफलता का कारण है एकता। एकता था तभी सफलता मिला, नहीं तो नहीं मिलता। चलिए ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। सहकारी संघ मियादी केस, जिला होशंगाबाद। चलिए इसको भी देखते हैं यहाँ क्या है कि अनुशंसा की 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तावा बांध का जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ के विस्थापितों को ही दिया जाएगा। मतलब तावा बांध में जो अगल बगल के जनसंख्या हैं, रहने वाले लोग हैं, उसी को अधिकार दिया जाएगा कि तावा बांध से मछली पकड़ने का कार्यक्रम वही लोग कर सकता है, अदरवाइज प्राइवेट वाला जो निजी थे वो नहीं कर सकता है। ठीक है। दूसरी ओर 2 महीनों बाद सरकार ने तावा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा लीज देना स्वीकार कर लिया और इस तरह 2 जनवरी 1997 को तावा क्षेत्र में 33 गांवों के लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में आरंभ हुआ। तावा मत्स्य संघ TMS के साथ जुड़कर मछुआरों ने लगातार अपनी आय में इजाफा दर्ज किया। यह इसलिए संभव हुआ कि उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई जो पकड़ी गई मछलियों की प्रत्येक खेप की उचित कीमत सीधे उन्हें देती है। यह सहकारी समिति इसके बाद की प्रक्रिया में यह शामिल होती है। सारा माल बाजार तक पहुंचाना और वहां भी उचित मूल्य प्राप्त करना समिति का ही काम है। ये मछुआरे अब पहले की तुलना में 3 गुना ज़्यादा कमाने लगे। तावा मत्स्य संघ ने जाल खरीदने और रखाव की ज़रूरत के लिए मछुआरों को ऋण देने की भी व्यवस्था की है। मछुआरों के लिए अच्छी आमदनी प्राप्त करने के साथ साथ तावा मत्स्य संघ ने इस बात की भी व्यवस्था की है कि जलाशय में मछलियों को ठीक ठीक ढंग से पहले बढ़ने की स्थितियां मिले। TMS ने सभी के सामने यह बात सिद्ध कर दी कि लोगों को जब आजीविका का अधिकार मिलता है तो वह अच्छे प्रबंधक के गुणों का परिचय भी देते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं क्या है। सबसे ऊपर TMS के सदस्य एक रैली विरोध करते हुए हैं। ऊपर में जो देखे थे महिला लोग बैनर वगैरह पोस्टर लेके जो जा रहे थे। ऊपर सारी समिति के एक सदस्य मछली लेती हुई, यहाँ पे देखिए मछली लेता या एक आंदोलन कर रही है और दूसरा है उसी के सदस्य मछली ले रही है। क्या आप अपने जीवन में एक ऐसा उदाहरण याद कर सकते हैं जिसमें किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों ने मिलकर असमानता की किसी स्थिति को बदला हो? चलिए इसको पहले देख लेते हैं तब उसको पढ़ेंगे। यहाँ प्रस्तुत यह गीत विनय महाजन द्वारा सूचना के अधिकार का अभियान में लिखा गया है। मतलब ये जो गीत है ये विनय महाजन द्वारा लिखा गया है। ये किसके लिए गीत है? तो सूचना अधिकार के अभियान के लिए लिखा गया है। चलिए गीत को थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। जानने का हक, मेरे सपनों को ये जानने का हक है रे, क्या सदियों से टूट रहे हैं इनके सजने का नाम नहीं, मेरे हाथ को यह जानने का हक है रे। क्यों बरसों से खाली पड़े हैं, क्यों बरसों से खाली पड़े हैं, इन्हें आज भी काम नहीं, मेरे पैरों को ये जानने का हक है रे। क्यों गांव गांव चलना पड़े हैं, क्यों बस का निशान नहीं, बस नहीं है मतलब कह रहा है गांव में पैदल चलना पड़ रहा है, मेरी भूख को यह जानने का हक है रे। क्यों
क्यों गोदामों में सड़ते हैं दाने, मुझे मुट्ठी भर धान अन्न नहीं। मेरी बूढ़ी माँ को ये जानने का हक है रे, क्यों गोली नहीं सुई दवा खाने, पट्टी टाँके का सामान नहीं। मेरे बच्चे को ये जानने का हक है रे, क्यों रात दिन करे मजदूरी, क्यों साला मेरे गांव में नहीं। इसका कहने का मतलब है कि हर चीज़ का साधन है लेकिन हम लोग तक पहुंच नहीं पाता है। सब कुछ है तब फिर भी हम लोग को नहीं मिलता है। देखिए इसमें क्या कर रहा है। उपयुक्त उपयुक्त गीत में से आपको कौन सी पंक्तियां प्रिय लगी, मतलब प्रिय यही लगी सब कुछ रहते हुए भी हम लोग के पास नहीं आ पाता है। मेरी भूख को यह जानने का हक है रे, इस पंक्ति में कवि का आशिक क्या हो सकता है कि मतलब मेरी भूख, जैसे कि कोई इंसान गरीब है, उसको अगर भूख लगा, अगर समाज में सब कुछ रहते हुए, सरकार के पास सब कुछ रहते हुए गरीब आदमी के पास उस अनाज तक नहीं पहुंच पाता है उचित दामों में, तो वो यही इसका कहने का अर्थ है। क्या आप अपनी भाषा में अपने क्षेत्र में प्रचलित कोई ऐसे गीत या कविता कक्षा सुना सकते हैं जिसमें मनुष्य की समानता और गरिमा का वर्णन मिलता हो। चलिए पहले अब इसको देख लेते हैं। असमानता के विरुद्ध अभिव्यक्त, समानता के विरुद्ध रचनात्मक अभिव्यक्ति। चलिए इसको पढ़ते हैं। कुछ लोग असमानता के विरुद्ध आंदोलनों में हिस्सा ले रहे होते हैं, तो कुछ लोग असमानता के विरुद्ध अपनी कलम और अपनी आवाज़ या अन्य कलाओं जैसे नृत्य, संगीत आदि का प्रयोग ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। मतलब कह रहे हैं कि समाज में जो गलत तरीके का व्यवहार हो रहा है उसको आकर्षित करने के लिए सभी वहाँ के लोग कला जैसे नृत्य, संगीत, कवि अपना कविता के माध्यम से अपने ध्यान सरकार को और आदमी को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है। लेखक, गायक, नर्तक और कलाकार भी असमानता के विरुद्ध संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अक्सर ही कविताएं और गीत कहानियां न सिर्फ हमें प्रेरित करती है बल्कि वे समानता में हमारे विश्वास को दृढ़ भी करती है। वे न सिर्फ हमें प्रेरित करती है बल्कि हमें सही दिशा में चलने भी सिखाता है। मतलब गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से वो क्या करते हैं, हमको राह दिखाते हैं, आदमी को आकर्षित करता है कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है। इसके बारे में वो क्या करते हैं, सारा कुछ सुनाते हैं, बताते हैं। चलिए, भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कह रहे हैं एक जीता हुआ दस्तावेज है। न्याय के लिए, किसी आंदोलन और समानता के लिए गीत और कविता की तमाम प्रेरणाओं के पीछे जो एक भाव है वह मनुष्य की समानता का ही होता है। आप यह जानते ही हैं कि भारत का संविधान हम सभी को समान मानता है। देश में समानता के लिए चलने वाले आंदोलन और संघर्ष अक्सर संविधान के आधार पर ही समानता और न्याय की बात करते हैं। ठीक है। तावा मत्स्य संघ के मछुआरों की आशा को आधार भी संविधान के प्रावधान ही है। अपनी बातचीत में लगातार संविधान का जिक्र करने से वह उसे एक ऐसे जीते हुए दस्तावेज की तरह उपयोग कर रहे हैं जो हमारे जीवन में सचमुच अर्थ रखता हो। लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का दायरा बढ़ता जाए और अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की जरूरत को स्वीकार किया जाए। ठीक है। समता का मूल्य लोकतंत्र केंद्र में है। इस पुस्तक में हमने ऐसे कुछ मुद्दों को देखने का प्रयास किया जो लोकतंत्र के इस मूल भाव के लिए चुनौती पैदा करते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये तो गीत था, इसको भी पढ़ लिए थे। अब यहाँ इसको पहले इसको देख लेते हैं, तब उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये क्या कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको पहले हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। मूल भाव के लिए चुनौती पैदा करते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा, देश की स्वास्थ्य सेवा का निजीकरण हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया। प्राइवेट लोगों ज़्यादा मतलब डॉक्टर लोग क्या करते हैं, अपने ड्यूटी के साथ प्राइवेट क्लिनिक अपना खोल के बैठ गए हैं। संचार के माध्यमों में मीडिया पर व्यवसायिक घरानों का बढ़ता दबाव और नियंत्रण, महिलाओं का श्रम को कम मूल्य देना और कपास के किसानों को भेदभाव आय होना,
ये सब लोकतंत्र के लिए चुनौतियां हैं। ये वह मुद्दे हैं जो सीधे गरीबों को प्रभावित करते हैं और समाज में उपेक्षित समुदाय से जुड़े हुए हैं। यह देश में सामाजिक और आर्थिक समानता से जुड़े मुद्दों, लोकतंत्र के लिए समानता और उसके लिए संघर्ष का एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सके। मतलब सब चाहता है कि सबको समान अधिकार मिले। 2001 में लखनऊ में 1500 से ज़्यादा लोग महिलाओं के खिलाफ हिंसा के विरोध करने के लिए एक जन सुनवाई इकट्ठे हुए। कब? तो 2001 में। इसमें प्रतिष्ठित महिलाओं की यह जरूरी ज्यूरो बनाई गई और उन्हें न्यायाधीशों की भूमिका निभाते हुए महिलाओं के खिलाफ हिंसा में 15 से ज़्यादा प्रकरणों की सुनवाई की। लोगों की इस ज्यूरी ने इस सच्चाई को उभारने में मदद की कि कानून व्यवस्था में हिंसा के खिलाफ न्याय की मांग करने वाली महिलाओं को कितना कम सहयोग मिल पाता है। ये देखिए, यही हो रहा है। सब मिलके वहाँ कर रहे थे और सुनवाई भी कर रहे थे खुद से। समानता के लिए लोगों के संघर्ष में हमारे संविधान में क्या भूमिका हो सकती है? क्या आप एक छोटे समूह में समानता के लिए एक सामाजिक विज्ञापन तैयार कर सकते हैं? चलिए, ये संदर्भ हो गया, ये एटलस है टोटल, और ये क्या है? स्कूल सड़क सुरक्षा जागरूक अभियान। मतलब ये जो है ना, ये क्या कहते हैं इसको, सिम्बॉल्स है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, यातायात के लिए है, ये सड़क पे लगा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए कुछ मोटिवेशनल लाइन है, इसको भी हम लोग पढ़ ही लेते हैं। कहते हैं कि हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। ठीक है, कहते हैं कि हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहन कर देख, तुझको काफिला खुद बन जाएगा। कह रहा है बढ़कर अकेले तू पहन कर देख, तुझको काफिला खुद बन जाएगा। मतलब कह रहा है कि तुम हौसला रखो और रास्ते पे चल दो, जो तुम्हारा मुकाम है वो मिल जाएगा। अकेला है तो कोई टेंशन नहीं लेना है, अकेले ही चलो, जो तुम्हारा काफिला है खुद बन जाएगा। चलिए, ये लेसन था, लास्ट था सिविक्स का, क्लास 7 का। ये सिविक था, अध्याय था 9, टॉपिक था समानता के लिए संघर्ष, जो कि आज ये 6 और 7 टोटल क्लास कंप्लीट हो चुका है। अब कल से क्लास 8 का हो जाएगा, हिस्ट्री स्टार्ट, जो कि आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।